गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सेवेंथ वाले जरा ध्यान दें, कुछ लोग अपनी एक्टिविटी नहीं भेज पाए हैं। बताइए उनके लिए क्या किया जाए। जो अपनी एक्टिविटी नहीं भेज पाए हैं उनके लिए क्या उपाय है? कुछ उपाय है आप लोगों के पास? उनके मार्क्स 0 कर दिए जाएंगे बेटा एक्टिविटी में। तो उनको मैं एक बार फिर से चांस देता हूं कि वो बेटा उनको मैं एक बार फिर से ये चांस देता हूं कि वो फिर से शाम 4 बजे से 6 बजे तक, ओके, बात समझ में आ रही है? शाम 4 से 6, ठीक, 4 से 6 बजे तक क्या करेंगे? अपनी एक्टिविटी अपने क्लास ग्रुप में भेजेंगे। 3 दिन उनको मौका हम और देते हैं, ठीक। जो छूट गए हैं, जिन्होंने दे दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन लगभग हर सेक्शन में 10 और 12 बच्चे छूटे हैं, तो उनसे मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी एक्टिविटी सेंड कर दें। ओके, क्लियर? यस सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? बोलो। आज बेटा हमको जो पढ़ना है वो व्याकरण में नया चैप्टर पढ़ना है, प्रत्यय। आज हमको चैप्टर पढ़ना है बेटा व्याकरण में प्रत्यय, ठीक। हमने इसके पहले उपसर्ग पढ़ा है ना? उपसर्ग हमने पढ़ा, तो उपसर्ग के बाद अब हम पढ़ेंगे। उपसर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि जो शब्द जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये हमने उपसर्ग में पढ़ लिया था। आज हम जिस नए चैप्टर को पढ़ेंगे वो बेटा है प्रत्यय। वो क्या है? प्रत्यय। अब बेटा ध्यान से समझो क्या पढ़ना है, ओके? स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, चलो अभी दिख जाती है बेटा, घबराओ मत। अब विजिबल होगी ना? यस सर। ठीक, हमको पढ़ना है प्रत्यय। अब ध्यान से देखो शब्द देखो, पहले शब्द देखना, उस शब्दों के बाद से फिर आप अंतर देखना। देखो हमारा पहला शब्द है लड़का, दूसरा शब्द है धर्म, ठीक। दूसरी तरफ हमने लिख दिया लड़कपन, और धर्म के आगे हमने लिख दिया धार्मिक। ठीक, अब देखो क्या ये दोनों शब्द एक जैसे हैं? क्या ये दोनों शब्द बेटा एक जैसे हैं? अगर कोई पूछा जाए, आपसे यह प्रश्न किया जाए कि क्या ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो देखने में तो शब्द एक जैसे नहीं है। हाँ, शब्दों में कुछ ऐसा चीज है, कोई ऐसी बात है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। जैसे लड़का अगर यहाँ हमने लिखा है तो लड़कपन में ये लड़का जो है ये इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ हमने धर्म लिखा है तो धार्मिक में भी कुछ धर्म जैसी चीजें आ रही हैं। अब देखो, लड़का, लड़कपन, धर्म, धार्मिक, ये धर्म धार्मिक कैसे हुआ, ये लड़का लड़कपन कैसे हुआ? तो इसका एक उत्तर मिलेगा कि सर लड़का में भी कुछ जोड़ा गया है और धर्म में भी कुछ जोड़ा गया है। अब बात आती है कि जोड़ा क्या गया है?
लड़का अगर लड़कपन बना है तो जोड़ा क्या गया है? सबसे बड़ी बात तो ये है। धर्म अगर धार्मिक बना है तो जोड़ा क्या गया है? तो अगर हम देखें तो लड़का में क्या जोड़ा गया है? अगर हम देखें तो यहाँ पन जोड़ा गया है और यहाँ इक जोड़ा गया है। तो एक चीज ध्यान देना कि लड़का के बाद में अगर पन जोड़ा गया, बाद में मैं बार बार कह रहा हूं कि लड़का के बाद में पन जोड़ा गया और धर्म के पीछे या बाद में इक जोड़ा गया, तो हमारा जो नया शब्द बना बेटा वो बना लड़कपन, और दूसरा हमारा शब्द बना वो बना धार्मिक। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम ध्यान से समझना। अब देखो इससे हम परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा क्या बनाएंगे बेटा? देखो जितना किया करामात है सब इसी पन और इक का है, माने जो पीछे जुड़ा है वही लड़का को लड़कपन बना दिया है, और जो धर्म जुड़ा है धार्मिक वही धर्म को धार्मिक बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से सुनिए, फिर से सुन लो। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दें। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां हमने जब पन जोड़ा और यहां जब इक जोड़ा तो लड़का जो है ये लड़कपन में चला गया। लड़कपन एक भाव होता है। लोग कहते हैं ना कि लड़कपन मत करो, माने बचपना मत करो। और धर्म जो है ये अलग होता है और धार्मिक होना अलग बात होती है। तो धर्म का अलग अर्थ है, धार्मिक का अलग अर्थ है, लड़के का अलग अर्थ है और लड़कपन का अलग अर्थ है। तो ये दोनों अर्थों में अंतर कैसे हुआ? यही जो शब्द बाद में जुड़े हैं, एक पन और दूसरा इक। बात क्लियर है एकदम? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसकी हमको परिभाषा बनानी हो, ध्यान से समझना। अगर अब इसकी इस उदाहरण के हिसाब से अगर इसकी परिभाषा हमको बनानी हो बेटा, तो हम बनाएंगे एकदम सीधी परिभाषा। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया उदाहरण देके कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु में पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक? क्या लिखेंगे कि ऐसे शब्दांश, बेटा बात नहीं, एकदम ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं।
प्रत्यय कहते हैं। सबको स्क्रीन बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर बताइए। जो चीजें लिखी है वो दिखाई दे रही हैं। ऐसे शब्दांश, देखो क्या लिखा है, सबको दिख रहा है ना? अच्छा, अब देखिए परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या बाद में, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? अब देखो, अब इस परिभाषा को जब हम फॉलो करेंगे, इसके जब एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, बात समझ में आ रही है ना? लड़कपन, धार्मिक दिया था कि नहीं दिया था? बोलिए भाई, दिया था ना? जैसे अगर पढ़ शब्द है, इसमें अगर आकू प्रत्यय जोड़ दो तो हमारा क्या बनेगा? पढ़ाकू। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अब हम प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे बेटा, कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक? तो जब हम प्रत्यय को बांटते हैं तो हमको प्रत्यय दो प्रकार के मिलते हैं। आप जब भी प्रत्यय को बांटेंगे तो आपको प्रत्यय दो प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा कृत प्रत्यय और दूसरा मिलेगा तद्धित प्रत्यय। दूसरा मिलेगा तद्धित। अब अब आप कहोगे कि सर ये कृत और तद्धित क्या होता है, ये नया माजरा कहां से आ गया? अब तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि शब्दों के बाद जो शब्द लग जाते हैं उनसे प्रत्यय बन जाता है। उपसर्ग में क्या था कि ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द को बना दें। अब उपसर्ग में तो ऐसा कुछ था नहीं, वहां तो केवल हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। अब यहाँ नया माजरा खड़ा हो गया। नया माजरा क्या है? ये कृत और तद्धित प्रत्यय क्या है? तो सीधी सीधी बात समझिए, आप सब लोग संस्कृत विषय पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं ना? तो कृत प्रत्यय बेटा वहीं से जुड़ा है। ये जो कृत प्रत्यय है आपका वहीं से जुड़ा है। कृत प्रत्यय क्या होता है कि क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दों को, ध्यान से समझना, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दों, क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दों को, एक एक चीज मैं समझाते चल रहा हूं, यही चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्रिया के अंत में लगने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं, या शब्दांशों को। शब्दों मत कहिए, शब्दांश कह लीजिए। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, ठीक। अब देखिए, आपकी जान यहीं से नहीं बचने वाली है कि अगर आप एक लाइन इतना याद कर लिए और लिख दिए तो मान लीजिए नंबर पाने के लिए तो काम हो गया आपका। लेकिन अगर कोई यहां से आपसे दूसरा प्रश्न करे कि अच्छा बेटा तुमने तो ये बता दिया कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं,
अब जरा हमको ये बताओ कि ये क्रिया क्या होती है। प्रत्यय में बेटा थोड़ा तेज बोलो तो। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इतना पता है तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कृत प्रत्यय क्या कहता है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को। अब क्रिया आपको पता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है, मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चल सके कि काम हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जैसे आप जैसे खेलना शब्द होता है ना, खेलना, बात ऐसे समझो, एक खेलना शब्द होता है ना, खेलना, बोलो। खेलना का जो मूल शब्द है बेटा वो है कृत धातु। क्या है? कृत धातु। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक। पानी पीना होता है ना, खेलना, पीना। पीना का होता है बेटा पिब धातु। ठीक, इसका रूप चलता है पिबती, पिबतः, पिबंती। क्लियर? तो कृत प्रत्यय क्या कहता है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसका एक और नाम है कृदंत। कृदंत, ये सामने स्क्रीन पे लिखा बेटा, कृदंत। ठीक, कृदंत भी इसका नाम है। कृदंत क्यों पड़ता है? क्योंकि कृत प्रत्यय के जो शब्द होते हैं उनको कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय के बेटा जो शब्द होते हैं इनको कृदंत भी कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या है? कृदंत। बात क्लियर है कि नहीं? बताइए। क्लियर है ना? अब देखो, अब कृत या कृदंत प्रत्यय के उदाहरण देख लिया जाए। एक तो इसे एक देखो, ये शब्द है बीच। अब इसमें आप औना जोड़ दो, बिछौना बन जाएगा। सब लोग सोते हैं ना कि नहीं सोते हैं? बोलिए। अरे बोलो भाई, सोना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसा कोई है क्या जो न सोता हो? बोलो, ऐसा कोई है इस दुनिया में जो न सोता हो? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी। इसका मतलब आप सब लोग सोते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब तक तो हमने कृत पढ़ लिया। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो इसको जरा हम देखेंगे। आप लोगों ने कारक नहीं पढ़ा होगा अभी ना? देखो बेटा, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें जो आपका पहला होगा वो होगा कर्तृवाचक। कर्तृ माने होता है कर्ता, जो काम करता हो। दूसरा आपका होगा बेटा कर्म। हाँ, वेरी गुड। तीसरा होगा बेटा करण। इसके बाद होगा बेटा भाववाचक प्रत्यय। और इसके बाद आपका एक होगा, वो होगा क्रियावाचक। क्रियावाचक कहाँ लिख दें? यहां लिख दें। सबको दिखाई दे रहा है?
चलो वेरी गुड। अब एक एक समझते चलते हैं। देखो कर्तृ माने होता है कर्ता, जो काम करने वाला हो। ठीक, कर्तृवाचक क्या होता है? जो काम करता हो। जैसे चालक, चालक आदमी होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। गायक, गायक भी आदमी होगा। यस सर। पाठक, जो पढ़ता हो, पढ़ने वाला भी आदमी होगा। क्लियर? यस। ओके सर। तो ये बेटा कर्तृवाचक के उदाहरण है। कर्तृवाचक जो आपका प्रत्यय है उसके उदाहरण है। दूसरा लेते हैं हम कर्म। कर्म माने काम, समझते चलिए। कर्तृ माने होता है करने वाला, कर्म माने काम। जैसे बिछना। बिछौना, बहुत से, वेरी गुड। बिछौना ये काम है, ठीक है ना? ये बिछौना क्या होता है? जब बिछौना को आप बिछाएंगे तो क्या हो? ये बिछौना एक काम है और क्रिया क्या होगी? जब उसको बिछाया जाएगा, जब काम होगा। क्लियर? चलिए, इसे प्रत्यय बेटा आपकी किताब में दिए गए, आप याद कर लीजिएगा कि बिछौने में कौन सा प्रत्यय होगा। तो औना प्रत्यय होगा, ध्यान देना। ठीक, करणवाचक क्या होता है? अगला हमारा है करणवाचक। जैसे भूल, भूल एक, भूलना एक मानवीय प्रक्रिया है। कोई भी आदमी भूल सकता है या ठीक बेटा। अब जब करणवाचक प्रत्यय इसमें काम करेगा, आप प्रत्यय लगा दोगे तो हो जाएगा भूला। भूला मतलब भूल किसी आदमी से हुई है। आप स्कूल में अपना पेंसिल बॉक्स भूल आते हो या आपकी कॉपी कहीं भूल जाती है। क्लियर? अब पकड़िए नेक्स्ट, अगला आते हैं भाववाचक। देखिए भाव क्या होता है? मनुष्य के अंदर बेटा जो एक क्या कह सकते हैं, एक संवेग होता है, वही भाव होता है। क्लियर? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। देखो जैसे घबराना, घबराना एक संवेग है। आप किसी भी चीज को देख के घबरा जाते हो। जैसे अभी सांप आ जाए पढ़ाते पढ़ाते हमारे, तो आदमी घबरा जाएगा। लेकिन अगर इसी में आप आहट प्रत्यय जोड़ दो तो घबराहट, घबराहट माने होता है, ये एक भाव होती है कि हमको सांप को देख के घबराहट होती है, ये भाव है आपका। ठीक, अभी आप कितने ऐसे लोग जो कुत्ते से डरते होंगे, कुत्ता देख ले तो उस कॉरिडोर में जाएंगे ही नहीं। बात क्लियर है? ओके सर। तो ये बेटा जो भाव होते हैं, घबराहट, लिखावट, किसी की लिखावट बड़ी सुंदर होती है ना, लिखावट, सजावट। बुधना। क्या बेटा? बुधना। बुधना। चलो अगला है क्रियावाचक। अगला हमारा है जो बेटा वो क्या है? क्रियावाचक। अगले हफ्ते आपका यूनिट टेस्ट भी है। जो लोग यूनिट टेस्ट छोड़े हैं वो जरा ध्यान देंगे बेटा, उनका यूनिट टेस्ट फिर से होगा, री यूनिट टेस्ट होगा उनका। अगला है बेटा क्रियावाचक। क्रिया का मैंने पहले ही अर्थ बता दिया था। क्या बताया था? कि इससे आपको काम के होने का बोध होगा। जैसे मिला। मिला, चला, हंसा, बोला, रोया, खोया, पाया। ठीक, जितने भी आप कह सकते हो कह लो। ठीक, चला, मारा, पीटा सब क्रिया है, मारा पीटा सब क्रिया है टोटल। ठीक, लड़ा झगड़ा सब क्रिया है। लड़ना भी तो क्रिया है, बोलिए। अब किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? कृदंत प्रत्यय में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नहीं, नो सर ऐसे इतना गा के मत कहो कि नो सर।
एग्जाम में जब आएगा तो फिर ये मत कहना कि सर, तो वहां हमको यस सर चाहिए। ठीक, बोलिए। सर मुझे करणवाचक में एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या करणवाचक में क्या है? सर उसमें एक वर्ड आया है बेल और उससे बना है बेलन, सर वो कैसे? हाँ, बेल ऐसे बना है बेलन, है ना? यस सर। यही आपको दिक्कत है ना? सर बेल एक फ्रूट होता है और बेलन वो। अरे बेटा, ठीक है हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। बेल एक तुम्हारी बात से हम फ्रूट मान लेते हैं, फल मान लेते हैं, तुम्हारी बात लेके चल रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना, यही से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो बेल में जब आप परिभाषा पढ़ोगे तो परिभाषा क्या कहती है प्रत्यय की, कि शब्द के बाद में या अंत में जो शब्द लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। तो अगर बेल एक फल है तो इसमें न प्रत्यय अगर लग गया तो जो नया शब्द बना वो बना बेलन। परिभाषा में फिर जाओ कि अंत में लगकर शब्दों के अर्थ को ही बदल दे, तो बेल बेलन बन गया। तो क्या बेलन का अर्थ अलग नहीं है? बोलो। है सर, अलग है। अब क्लियर हो गया? अगर यहाँ एक बेल फल था तो जब इसमें हमने न प्रत्यय लगा दिया तो ये बेलन हमारा क्या हो गया? एक औजार के रूप में हो गया। कैसा औजार हो गया? जिससे रोटी को बेला जाता हो। तो ये बेल हमारा बेलन में आ गया। कैसे आ गया? परिभाषा प्रत्यय की क्या कहती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दें। क्लियर? बोलो। ओके सर। अब कोई डाउट करणवाचक में? नो सर। वेरी गुड। अगला बेटा जो हमारा होगा वो होगा तद्धित प्रत्यय। क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। दूसरा हमारा जो था, अब तक तो हम लोग कृत पढ़ा था ना, प्रत्यय के दो भाग में दूसरा हमारा क्या है? कृत है। कृत क्या कहता, तद्धित क्या कहता है? अच्छा, कृत प्रत्यय क्या था? वो क्रिया के अंत में लगता था। कृत प्रत्यय में क्या था कि वो क्रिया के अंत में लगता था। और तद्धित प्रत्यय क्या कहता है कि संज्ञा के भी साथ लगेगा, सर्वनाम के भी साथ लगेगा, विशेषण के भी साथ लगेगा। एक एक चीज को ध्यान से समझना, एकदम क्लियर समझाऊंगा। विशेषण के भी साथ लगेगा। तो वहां तो केवल क्रिया से काम हो गए, लेकिन जब इसकी परिभाषा बनाओगे तो क्या बनेगा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ मिलकर शब्द के नए शब्द का निर्माण करते हो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के संज्ञा के आदि को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा बराबर हम नाम ले लेते हैं। यहां हम समझ लेते हैं संज्ञा बराबर हम नाम ले लेते हैं। मतलब नाम बराबर संज्ञा। किसी का भी नाम हो तो संज्ञा हो जाएगी। अब क्या कहता है कि संज्ञा, जैसे लड़का एक संज्ञा है, हमने पहला उदाहरण यहीं से पढ़ा था। लड़का एक संज्ञा है, इसमें हमने फन लगा दिया, हमारा बन गया लड़कपन। ठीक? क्लियर? इसी तरह सर्वनाम है, इसी तरह विशेषण है। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हो। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो।
तो तीनों चीजें कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़ी हैं। क्लियर? चलिए अब तद्धित प्रत्यय के प्रकार कल देखेंगे, इसको अगली क्लास में देखेंगे। अब जिसको जो प्रॉब्लम हो बेटा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक? जिसको जो भी दिक्कत हो वो, हाँ बताओ, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक?